प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम आगे बढ़ गए हैं हिंदी साहित्य के छायावाद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में। प्रश्न नंबर 281 स्क्रीन पर है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? निराला, प्रसाद पंत, महादेव वर्मा। सुकुमार या प्रकृति का चतुर चितेरा कवि या प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध कवि छायावाद के कौन है? ये प्रश्न आपका बनता है। आपको सही विकल्प का चयन करना है, जल्दी से कीजिएगा। और इससे पहले जो भाग हो चुके हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, आगे होंगे उसके लिए आप आते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। जिसने भी सही जवाब दिया है उसका बहुत बहुत अच्छा है साहित्य। महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले लगता है? निराला, पंत, श्रीधर पाठक या प्रसाद? जल्दी कीजिएगा। महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले लगता है? निराला के, पंत के, श्रीधर पाठक या फिर जयशंकर प्रसाद के? क्या होगा इसका उत्तर? क्या हो सकता है आपके अनुसार? महाप्राण किसके नाम के सामने लगता है? निराला के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, उस जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। ये कथन किस कवि का है? जान लीजिएगा कुर्मांचल प्रदेश में किस कवि का जन्म हुआ था। वही इन पंक्तियों की रचयिता हैं, वही इन पंक्तियों को कहने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा या फिर पंत? सही उत्तर कुर्मांचल प्रदेश में किसका जन्म हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का हुआ था। ठीक है, तो इन्हें और साथ में ये भी आ गए प्रकृति निरीक्षण की प्रेरणा, क्योंकि प्रकृति के चतुर चितेरे कवि तो कौन है? सुमित्रानंदन पंत ही है। तो कौन हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बाकी ताकि आपके जो और दोस्त हैं वो भी ये प्रश्न देख पाएँ। और पहली बार आ रहे हैं तो उनसे विशेष निवेदन है, सब्सक्राइब अवश्य करें। तोड़ती पत्थर का मूल स्वर क्या है? तोड़ती पत्थर निराला की कविता है। इसका मूल स्वर क्या है? प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, छायावाद है? इनमें से कोई नहीं। क्या है? तोड़ती पत्थर। अरे भाई, पत्थर तोड़ रही है। पत्थर कब तोड़े जाते हैं? गुस्से में? कैसे विचार हो? प्रगतिवादी हो? तो क्या हो जाएगा? प्रगतिवादी। तोड़ती पत्थर का मूल स्वर क्या है? प्रगतिवादी। निम्न में से कौन सी रचना का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कामायनी, दीपशिखा, अनामिका, चिदंबरा। देखिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, महाकाव्यात्मक रचना है, सन 1935 में लिखा था। दीपशिखा महादेव वर्मा की है, 1942 में लिखी थी। और अनामिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इनकी पहली रचना मानी जाती है, सन 1923 में लिखी थी। और चिदंबरा ये सुमित्रानंदन पंत की है। अब आपको बताना कि इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जल्दी कीजिएगा। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही है, आगे ना बढ़ाएं, रोक दे यहीं पे। और सही उत्तर क्या होगा? चिदंबरा। चिदंबरा पंत जी की रचना है और इस पे सन 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत जी ही थे, जिन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा पर। और सबसे पहली बार किसको दिया गया था? कौन सी सन में? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई, जी शंकर कुरूप को मिला था। ठीक है, चलिए। और हिंदी साहित्य में पहला सुमित्रानंदन पंत को मिला था। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पत्नी है, पुत्री है, माता है या फिर प्रेमिका है? देखिए, निराला की सरोज स्मृति एक शोक काव्य है जो उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में, पत्नी की मृत्यु पर लिखा था। नहीं, पुत्री के मृत्यु पर शोक रूप में इन्हें लिखा था। व्यक्तिपरक, व्यक्तिगत रचना है इनकी, शोक गीत है। ठीक है, निराला की, इनकी जो पुत्री है उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और गहरा जुड़ाव था, गहरा लगाव था, बहुत प्रेम करते थे, गहरा आघात पहुंचा था उनकी मृत्यु से। उन्होंने शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति लिखी थी। इनकी व्यक्तिगत परक रचना है ये। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगला प्रश्न है 287, देखते हैं क्या है 287। कौन सा छायावादी आकाशवाणी में कार्यरत था? छायावादी कवि आकाशवाणी, आकाशवाणी जैसे रेडियो, ठीक है, वहां पे कार्य किसने किया था? प्रसाद ने, पंत ने, निराला ने या फिर दिनकर में? आकाशवाणी में भी कार्य किया था। किस कवि ने कार्य किया था आकाशवाणी, हमें ये बताना है। और सही उत्तर होगा, क्या होगा भाई, क्या हो सकता है आपके अनुसार? जयशंकर प्रसाद, शाबाश, वेरी गुड। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। अबे सुन बे गुलाब में, गुलाब किसका प्रतीक है? ये जो कुक्कुरमुत्ता कविता है ना, किसकी है? निराला की, सन 1941 में लिखी थी कुक्कुरमुत्ता कविता। प्रगतिवादी विचार शोधप्रोत कविता है ये। इसमें गुलाब है और कुक्कुरमुत्ता है। गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का। और जो कुक्कुरमुत्ता है वो किसका? शोषित वर्ग का प्रतीक है। तो अबे सुन बे गुलाब, गुलाब किसका प्रतीक है? मैंने उत्तर बता ही दिया है, किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का। जो शोषक वर्ग शोषण करता है ना, उसका प्रतीक है गुलाब। चलिए अगला देखते हैं, कैसा लग रहा है प्रश्न? सही लग रहे हैं नहीं? या किस विषय में आप जानकारी चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। कमेंट अवश्य करते रहिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे आप क्या चाहते हैं। पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? ग्रंथि को, वीणा को, पल्लव को या फिर गुंजन को? छायावाद का मैनिफेस्टो किसको कहा गया है? छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है पल्लव को कहा गया। पल्लव 1928 में लिखी गई थी। इसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। ओज और उदात्ते के कवि कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। ओज और उदात्ते के कवि कौन है? ओज और उदात्ते छायावाद के जो चार आधारभूत स्तंभ हैं वो कौन है? यही चारों हैं, प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा है जो आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है। और ओज और उदात्ते के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आगे बढ़े। अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, बनता है एक लाइक। तो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। पंत की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? पंत की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? पल्लव में है, गुंजन में है, ग्रंथि में है या फिर वीणा में है? किसमें है? पल्लव में। किसमें? पल्लव 1928 में जो लिखी थी, जो छायावाद के मैनिफेस्टो कहलाती है। परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? परिवर्तन भी जैसे ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता है परिवर्तन। इसका मूल स्वर क्या है वो हमें बताना है। क्षणवाद है, प्रकृति चित्रण है, जीवन की नश्वरता है या सब कुछ परिवर्तनशील है? इसका मूल स्वर क्या है परिवर्तन कविता का? सुमित्रा नंदन पंत की कविता है परिवर्तन। मूल स्वर क्या है हमें वो बताना है। भाई परिवर्तन हो गया, परिवर्तन क्या होता है? बदलाव होता है, ठीक है, बदलाव। तो सब कुछ परिवर्तनशील है, यही होगा परिवर्तन कविता का मूल स्वर। क्या है कि सृष्टि में जो भी है वो क्या परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होगा ही, निश्चित है, अवश्यंभावी है। सृष्टि का नियम ही है परिवर्तन होना, तो इसका मूल स्वर भी क्या है? परिवर्तन। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है, अरविंद दर्शन से, आचार्य अरविंद से प्रभावित कवि कौन है? प्रसाद है, पंत है, निराला है या फिर दिनकर है? अरविंद दर्शन को किसने अपनाया था? अरविंद जी से प्रभावित होकर अपने काव्य में स्थान दिया था। उनके विचारों को, उनके भावों को किसने दिया था? किसने दिया था? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है सुमित्रानंदन पंत। अगला, महादेवी वर्मा का संपूर्ण कविताएं संकलित हैं, किसमें संकलित है? नियामा में, नीरजा में, संध्या गीत में या फिर दीपशिखा में? चारों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की है और किसी एक काव्य संग्रह में इनकी ये सारी रचनाएं संकलित है, संपूर्ण कविताएं संकलित है। वो कौन सी काव्य संग्रह है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कब मिला था? सन 1982 में मिला था और यामा पर मिला था, ठीक है। ये रचनाएं किसमें संकलित है? यामा में। संपूर्ण कविता यामा में संकलित है। क्या यामा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सन 1982 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है, स्वर्ण काव्य की रचना किस कवि ने की है? चलिए हिंट दे देती हूँ।
कवि पहले बता दूं, नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत। स्वर्ण काव्य ने की स्वर्ण धुली, स्वर्ण किरण था ना, कल हमने पढ़ा था स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। तो स्वर्ण काव्य की रचना किसने की है? सुमित्रा नंदन पंत ने। आप अच्छा कर रहे हैं, शाबाश बेटा, ऐसे ही करते रहिएगा, उत्तर देते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, और ये भी बताते रहिएगा कि अब तक आपके कितने सही हो चुके हैं। आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से मुक्त कर दिया गया? प्रथम, द्वितीय या तृतीय संस्करण? आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से मुक्त कर दिया गया है? प्रथम है, द्वितीय है या फिर तृतीय संस्करण जिसमें रहस्यवादी भावनाएं नहीं है? सही उत्तर है द्वितीय संस्करण। दूसरा संस्करण है वो रहस्यवादी भावनाओं से मुक्त कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 297 पे आ गया है, छायावाद काव्य की अंतिम समय सीमा क्या है? छायावाद की अंतिम समय सीमा का, कब तक चला था ये छायावाद? 1932 से 1935 से 1938 से 1936, कब तक चला था भाई? 1918 से 1936 तक। ठीक है, 1918 से 1936। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बताने की आवश्यकता नहीं है, आधुनिक मीरा बार बार बता चुके हैं और आपको भी पता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मीरा कौन कहलाती है? महादेवी वर्मा। बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री रही है। निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा की शैली की रचना है? प्रबंध शैली की, मुक्तक शैली की, गीतिनाट्य शैली की या फिर मुक्त छंद की शैली की? लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा, 1936 में लिखी थी। और ये किस शैली की रचना वो बताना है, और सही उत्तर होगा, क्या होगा बेटा? प्रबंध शैली की। क्या है? प्रबंध शैली की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और निराला का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? ये भी मैंने अभी बताया था, राग विराग है, स्रोत स्मृति है, बादल राग है, अनामिका है। चारों ही काव्य संग्रह किसके? निराला के हैं। और पहला काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका है, सन 1923 में लिखा था। लिखा था 1923 में। निराला का दार्शनिक मत क्या है? किस दर्शन को मानते थे? अध्यात्मवाद को मानते थे, सर्वात्मवाद को मानते थे, या अद्वैतवाद को मानते थे, या सर्वहितवाद को मानते? निराला का दार्शनिक मत बताना है। निराला, शंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत, इन सभी का दार्शनिक मत अलग अलग था। किसका क्या है वो आपको जाना है, नोट कर लीजिएगा। अध्यात्मवाद था, अद्वैतवाद, सर्वात्मवाद, सर्वहितवाद था। तो मैं आपको बता दूं बेटा, निराला का दार्शनिक मत था अद्वैतवाद। क्या था? अद्वैतवाद। शाबाश। महादेव वर्मा का दार्शनिक मत था, देखिए अद्वैतवाद तो हो चुका है, सर्वहितवाद है, सर्वात्मवाद है, अध्यात्मवाद है, या अद्वैतवाद है? अद्वैतवाद तो होगा नहीं क्योंकि निराला जी का है। अब महादेव वर्मा का हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा? सर्वात्मवाद। ठीक है, सर्वात्मवाद होगा महादेव वर्मा का। अब पंत का दार्शनिक मत क्या है? सर्वात्मवाद वाद भी हो चुका है, अद्वैतवाद भी हो चुका है, स्वर हितवाद और अध्यात्मवाद। पंत का क्या होगा? सर्वहितवाद, सबका हित करना, सबका भला करना। ठीक है, और निराला की व्यक्ति परक रचना कौन सी है? ये भी मैंने अभी आपको बताई थी। व्यक्ति परक रचना कौन सी है? कुकुरमुता, आराधना, सांध्य काकली, स्रोत स्मृति, चारों ही रचनाएं किसकी हैं? निराला जी की है। व्यक्ति परक रचना कौन सी है? स्रोत स्मृति है, 1935 में लिखी थी, अपनी पुत्री की याद में लिखी थी। ठीक है, उनका शोक हो गया था, गहरा आघात लगा था उनकी मृत्यु से। चलिए अगला है, पंक्ति है, थोड़ा इसको यहाँ कर देते हैं। जगती वणिक वृत्ति रखती, जिसे चाहती उसको उसको चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है। ये अंश गुप्त जी की किस कविता से? गुप्त जी की कविता है। गुप्त कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त है। कौन सी कविता से पंक्तियां ली गई हैं? प्रेम, दोनों ओर प्रेम पलता है, मुझे फूल मत मारो, सखी भी मुझे कहकर जाते, एकांत में यशोधरा। यशोधरा कौन थी? महात्मा बुद्ध की पत्नी। तो यहाँ कौन सी रचना से ये पंक्तियां ली गई है, हमें ये बताना है। और जगती वणिक वृत्ति रखती, जिसे चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है। ये कहाँ से ली गई है? कौन सी कविता से ली गई है? सही उत्तर है क्या है भाई?
शाबाश, कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा क्या है आपका विकल्प, कौन सा है। कोई नहीं, गलत करोगे कोई नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा आपका, पता तो चलेगा कि आपने कितना, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, कितना आपने सही किया, तो क्या हो जाएगा, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, यहाँ से ली गई ये पंक्तियाँ। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न और कर लेते हैं। मानस के बाद हिंदी का श्रेष्ठ राम काव्य ग्रंथ कौन सा। मानस क्या है बेटा, यहाँ मानस किसको कहा गया है, रामचरित मानस को। ठीक है, किसको कहा गया है, रामचरित मानस। मानस के बाद का श्रेष्ठ राम काव्य ग्रंथ माना जाता है, यानी कि राम आधारित, राम के चरित्र चित्रण पर आधारित ग्रंथ कौन सा है, रामचरित मानस के बाद साकेत है, विनय पत्रिका है, हनुमान चालीसा या फिर भक्तमाल है। मानस के बाद श्रेष्ठ राम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, कौन सा माना जाता है, साकेत। ठीक है, साकेत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। कुंडलिया है, रोला है, छप्पे है या हरिगीतिका है। महात्मा मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है, ये बता दूं आपको बेटा, हरिगीता है, हरिगीतिका इनका प्रिय छंद रहा है। ठीक है, अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, पहली बार आ रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, सब्सक्राइब कर दीजिए। गुप्त जी ने किस उपेक्षित नारी पात्र को प्रधानता प्रदान की। उर्मिला, अहिला, कौशल्या, मांडवी। उपेक्षित नारी पात्र को प्रधानता प्रदान की थी, किस नारी पर उन्होंने महाकाव्यात्मक ग्रंथ लिखा था, साकेत, जिसका नामकरण स्थान के आधार पर किया गया था, 1931 में लिखा था मैथिली शरण गुप्त ने। और इसका जो नारी पात्र है वो उर्मिला है। उर्मिला को प्रधानता देने के लिए, और किसी कवियों ने उर्मिला को प्रधानता दी नहीं। राम जी के साथ लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए रहे, लेकिन उर्मिला ने भी तो एक तरह से विरह वनवास काटा था 14 वर्षों का, अपने स्वामी से, अपने पति से दूर रहकर। तो यहाँ उस उपेक्षित नारी की तरफ किसने दिया, गुप्त जी ने ध्यान दिया अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर। ठीक है, उनके द्वारा मार्ग प्रशस्त करने के बाद उन्होंने उर्मिला पर लिखा था साकेत। और इसमें 12 सर्ग हैं, इसके 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधरा किस कोटि के काव्य। यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है। चंपू काव्य है, गीति काव्य है, महाकाव्य या फिर प्रबंध काव्य है। किस प्रकार का काव्य है मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा, ये आपको बताना है, जल्दी कीजिएगा बेटा। कैसा काव्य है, चंपू काव्य। कैसा है, चंपू काव्य। चलिए आज की कड़ी का अंतिम प्रश्न देखते हैं। साकेत संत के रचनाकार कौन है। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था साकेत, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त 1931 में इसकी रचना हुई थी। और अब है साकेत संत के रचनाकार कौन है। रचना का क्या नाम क्या है, साकेत संत। महादेव वर्मा है, बलदेव प्रसाद मिश्र है, माखनलाल चतुर्वेदी है, भगवती चरण वर्मा है। सही उत्तर क्या है बेटा, जल्दी करो, बलदेव प्रसाद मिश्र। साकेत संत के रचनाकार हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो कैसे लगे आपको प्रश्न, कैसा लगा रहा अपने इस क्लास में आना, बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। आपका दिन शुभ हो।